नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। हाँ, और ये विषय ना काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। जी। हम उन आवश्यक उपकरणों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो जीन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव में पहुंचाने वाले उपकरण। एकदम सही। तो ज़रा एक कोशिका की कल्पना करें। एक सेल मेम्ब्रेन किसी अभेद्य किले की दीवार की तरह होती है। बिल्कुल एक मजबूत दीवार। और उस दीवार में ना पोरन प्रोटीन और मेम्ब्रेन चैनल बिल्कुल सुरक्षा द्वारों की तरह होते हैं। वे पूरी सख्ती से ये तय करते हैं कि कोशिका के अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं। और अगर हमारे पास शोध के लिए कोई नया डीएनए है और हम उसे इस किले के अंदर भेजना चाहते हैं जी, तो हम उसे बस ऐसी सेल पर फेंक कर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अंदर चला जाएगा ना। तो सेल के जो रक्षा तंत्र है वे उसे नष्ट कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। हमें एक खास डिलीवरी वाहन की जरूरत होती है जो इन सुरक्षा द्वारों को पार कर सके और हमारे डीएनए को सुरक्षित रख सके। और यहीं पर जीव विज्ञान के सबसे अहम उपकरणों में से एक मतलब क्लोनिंग वेक्टर्स की भूमिका शुरू होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी इमारत इसी बात पर टिकी है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आखिर ये क्लोनिंग वेक्टर तकनीकी स्तर पर काम कैसे करता है। हमारे पास जो नोट्स हैं वे बताते हैं कि यह एक वाहन है, लेकिन आणविक स्तर पर यह दिखता कैसा है? देखिए, आणविक स्तर पर क्लोनिंग वेक्टर स्वयं एक डीएनए अणु ही होता है। अच्छा, लेकिन ये कोई साधारण डीएनए नहीं है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक डिलीवरी वैन की तरह काम करे। मतलब ये सामान ढोने का काम करता है। बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास किसी जीव का एक विदेशी डीएनए है जिसे हम डोनर डीएनए कहते हैं। जी, डोनर डीएनए। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 1500 बेस पेयर लंबा एक डोनर डीएनए का टुकड़ा है। 1500 बेस पेयर, काफी बड़ा हो सकता है। हाँ, तो वेक्टर डीएनए का काम है इस 1500 बेस पेयर के टुकड़े को अपने साथ जोड़ना, एक नया आकार लेना और फिर होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करना। जैसे कि किसी बैक्टीरिया के अंदर। बिल्कुल। और एक बार जब ये डोनर डीएनए और वेक्टर डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो इस नए हाइब्रिड अणु को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। सटीक रूप से। और इस वेक्टर की सबसे बड़ी खूबी ना इसकी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता से आपका मतलब ये होस्ट सेल के मुख्य डीएनए या गुणसूत्र पर निर्भर नहीं रहता। ये स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति या सेल्फ रेप्लिकेट करने में सक्षम होता है। ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, इसके मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। विदेशी डीएनए को सुरक्षित रूप से ले जाना, होस्ट सेल के अंदर जाकर अपनी कॉपियां बनाना और उस विदेशी डीएनए की भी ढेरों कॉपियां तैयार करना। एकदम सही। ये तो किसी भी फैक्ट्री के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था है। लेकिन अगर मुझे प्रयोगशाला के लिए एक परफेक्ट डिलीवरी वाहन चुनना हो तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका इंजन, डिग्गी का स्पेस और माइलेज देखते हैं ना। एक आदर्श वेक्टर की चेकलिस्ट क्या है? उस चेकलिस्ट में मुख्य रूप से 4 विशेषताएं शामिल हैं। ठीक है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अब मतलब जहां से शुरुआत होती है। हाँ, ये वेक्टर डीएनए पर मौजूद वो विशिष्ट अनुक्रम है जहां से डीएनए की प्रतिकृति शुरू होती है। इसे आप अपने वाहन का इंजन मान सकती हैं। और मेरे नोट्स के अनुसार यही ORI तय करता है कि सेल के अंदर उस डीएनए की कितनी कॉपियां बनेंगी, जिसे कॉपी संख्या या कॉपी नंबर कहा जाता है। हाँ, और ये कॉपी संख्या बहुत मायने रखती है। अगर हमारा उद्देश्य किसी जीन की बहुत सारी कॉपियां प्राप्त करना है तो हमें ऐसा वेक्टर चुनना होगा जिसका ORI हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता हो। तो कुछ वेक्टर्स कम कॉपियां बनाते होंगे और कुछ ज्यादा। बिल्कुल। कुछ वेक्टर्स एक सेल में सिर्फ 1 या 2 कॉपियां बनाते हैं, जबकि कुछ 500 तो कॉपियां बना सकते हैं। इंजन की बात हो गई। अब मान लीजिए हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए लाखों बैक्टीरिया के एक सूप में डाल दिया। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किन बैक्टीरिया ने हमारे वेक्टर को ग्रहण किया है और किन्होंने नहीं किया? ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है क्योंकि हर सेल वेक्टर को अंदर नहीं जाने देती। जी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए चेकलिस्ट का दूसरा गुण आता है, जो कि है सिलेक्टेबल मार्कर। बिल्कुल। ये ऐसे जीन होते हैं जो हमें सफल रूपांतरित कोशिकाओं यानी ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स की पहचान करने में मदद करते हैं। जैसे कि एम्पार मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेटार जीन। हाँ, एकदम सही। हम एंटीबायोटिक का उपयोग ना एक फिल्टर की तरह करते हैं।
फिल्टर की तरह कैसे? देखिए, जो बैक्टीरिया हमारा वेक्टर ग्रहण कर लेते हैं उन्हें इस मार्कर जीन के कारण एंटीबायोटिक से बचाव की शक्ति मिल जाती है। अच्छा, मतलब वे एंटीबायोटिक से मरेंगे नहीं? एग्जैक्टली तो जब हम उस सूप में एम्पिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक डालते हैं तो साधारण बैक्टीरिया मर जाते हैं। और केवल वही जीवित बचते हैं जिनके पास हमारा वेक्टर रूपी वीआईपी पास होता है। बिल्कुल सही, वीआईपी पास। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। अब हमारे पास इंजन हो गया, वीआईपी पास हो गया, हमारा डोनर डीएनए कहाँ जुड़ेगा? उसके लिए भी कोई खास जगह होगी ना? उसे हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट या MCS कहते हैं। इसे पॉलीलिंकर भी कहा जाता है। तो ये चेकलिस्ट का तीसरा गुण हुआ। जी, इसे आप वेक्टर का कार्गो बे समझ सकती हैं। यह डीएनए का वो हिस्सा है जहां विभिन्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए विशिष्ट कटिंग साइट्स होती हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब हमारी आणविक कैंचियां। हाँ, हम वेक्टर को इसी जगह से काटते हैं और अपना विदेशी डीएनए इसमें फिट कर देते हैं। और चौथा गुण है इसका छोटा आकार, यानी स्मॉल साइज। शुरू में मुझे लगा था कि वेक्टर जितना बड़ा होगा वो उतना ही अधिक विदेशी डीएनए ले जा सकेगा। ये एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन अगर हम इसे एरोडायनामिक्स या स्थिरता के नजरिए से देखें तो शायद विशाल डीएनए अणु एक सूक्ष्म कोशिका के अंदर बहुत नाजुक हो जाते होंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और आपका निष्कर्ष एकदम सही दिशा में है। क्योंकि प्रयोगशाला की प्रक्रियाओं के दौरान तो काफी टूट-फूट होती होगी। बिल्कुल। प्रयोगशाला में डीएनए के साथ काम करते समय कई भौतिक बल लगते हैं। अगर डीएनए अणु बहुत बड़ा है तो पिपेटिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान उसके टूट जाने का जोखिम बहुत अधिक होता है। तो छोटा आकार होने से क्या फायदा होता है? छोटा आकार ये सुनिश्चित करता है कि वेक्टर स्थिर रहे और उसके साथ हेरफेर करना आसान हो। इसके अलावा छोटे वेक्टर्स का सेल के अंदर प्रवेश करना भी बड़े वेक्टर्स की तुलना में कहीं अधिक आसान होता है। ये तो प्रयोगशालाओं के सबसे भरोसेमंद कर्मचारी माने जाते हैं। प्लाज्मिड्स वास्तव में जेनेटिक इंजीनियरिंग के वर्कहॉर्स हैं। ये प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और ये मुख्य गुणसूत्र का हिस्सा नहीं होते ना? नहीं, ये छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं जो बैक्टीरिया के मुख्य गुणसूत्र से बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। इनकी वहन क्षमता कितनी होती है? ये आमतौर पर 1 से 10 किलो बेस पेयर तक के विदेशी डीएनए को अपने अंदर ले जा सकते हैं। 1 से 10 kb? हाँ, प्रयोगशालाओं में इन्हें इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इन्हें बैक्टीरिया से अलग करना बहुत आसान है और इनकी कॉपी संख्या बहुत उच्च होती है। इसके कुछ उदाहरण जैसे PBR322 और PUC19 है ना? हाँ, और पीजेम भी इसका एक प्रसिद्ध कृत्रिम उदाहरण है। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है क्योंकि PBR322 और PUC19 की संरचनात्मक तुलना हमें यह दिखाती है कि वैज्ञानिकों ने समय के साथ इन उपकरणों को कैसे बेहतर बनाया। बिल्कुल, तकनीक का विकास साफ दिखता है। PBR322 जो कि पुराने वेक्टर्स में से एक है, उसमें 4363 बेस पेयर होते हैं। जी। इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एम्पार और टेट-आर, और BAM-H1, EcoR1 जैसे रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी होते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि PBR322 के साथ सफल क्लोन की पहचान करना काफी थका हुआ काम था। वो इसलिए क्योंकि PBR322 में जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया थी वो 2 चरणों वाली थी। 2 चरणों वाली? वो कैसे? आपको पहले एक एंटीबायोटिक प्लेट पर बैक्टीरिया उगाने पड़ते थे, फिर वहां से उठाकर दूसरी एंटीबायोटिक प्लेट पर उनकी प्रतिकृति या रेप्लिका बनानी पड़ती थी। बाप रे, इसमें तो बहुत समय लगता होगा। हाँ, ये पता लगाने में कई दिन लग जाते थे कि किस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और इसी झंझट को खत्म करने के लिए PUC19 का आविष्कार हुआ। एकदम सही। ये आकार में भी छोटा है, लगभग 2686 बेस पेयर, और इसमें केवल एक एंटीबायोटिक मार्कर है जो कि एम्प-आर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत कुछ और है। हाँ, इसमें एक ऐसा जीन है जिसने पूरी प्रक्रिया को रंगीन और आसान बना दिया, LAC-Z जीन। LAC-Z जीन का उपयोग ना विज्ञान के सबसे चतुर जुगाड़ों में से एक है। PUC19 में जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है वो जानबूझकर इस LAC-Z जीन के ठीक बीचों बीच रखी गई है। अच्छा, तो इसका क्या असर होता है? LAC-Z जीन एक विशेष एंजाइम बनाता है जिसे बीटा गैलेक्टोसिडेज कहते हैं। तो जब हम अपना डोनर डीएनए इस MCS में डालते हैं तो हम अनिवार्य रूप से उस LAC-Z जीन को बीच से तोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। एक तरह से हम उस एंजाइम के स्विच को खराब कर देते हैं। बिल्कुल, इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हाँ, और इसी से जन्म लेती है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग तकनीक। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ये तो काफी मशहूर है।
ये कैसे काम करती है? जब हम इन बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में उगाते हैं तो हम उसमें एक्स गैल नाम का एक खास रसायन डालते हैं। एक्स गैल, ठीक है। जिन बैक्टीरिया के अंदर खाली PUC19 वेक्टर गया है, मतलब जिसमें हमारा विदेशी DNA नहीं जुड़ा है, उनका लैगजेट जीन अभी भी सही सलामत है। मतलब उनका स्विच अभी भी ऑन है। हाँ, वो एंजाइम बनाता है जो एक्स गैल को तोड़कर नीले रंग का उत्पाद बनाता है। यानी नीली कॉलोनियों का मतलब है कि वेक्टर तो अंदर गया, लेकिन हमारा काम का DNA उसमें नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जिन बैक्टीरिया ने हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA को ग्रहण किया है, उनका लैगजेट जीन तो टूट चुका है। तो वे एंजाइम नहीं बना सकते। सही कहा। इसलिए वो एक्स गैल को नहीं तोड़ पाते और उनका रंग सफेद ही रहता है। ये तो कमाल है। आपको बस प्लेट देखनी है और जो सफेद डॉट्स हैं वही आपके सफल प्रयोग का परिणाम है। कोई दूसरी प्लेट नहीं, कोई अतिरिक्त समय नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ही कुशल तरीका है। लेकिन ये तो 1 से 10 kb की बात हुई। अगर हमारा डोनर DNA 15 या 20 kb का हो तो प्लाज्मिड उसे नहीं संभाल पाएगा। ऐसे में हमारी डिलीवरी कैसे होगी? यहाँ हम प्रकृति के ही एक और तंत्र का उपयोग करते हैं, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैक्टीरियोफेज वास्तव में वे वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे हमला करते हैं। मतलब हमने वायरसों को अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ, लाखों वर्षों के विकास ने उन्हें अपने DNA को बैक्टीरिया के अंदर धकेलने की एक अचूक मशीन बना दिया है। तो हमने उनके इस प्राकृतिक इंजेक्शन तंत्र को हैक कर लिया? एक तरह से हाँ। बैक्टीरियोफेज का एक बाहरी आवरण होता है जिसे कैप्सिड हेड कहते हैं। इस हेड के अंदर DNA पैक होता है और ये अपनी टेल के जरिए उसे होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देता है। बहुत ही चालाकी भरा तरीका है। हमने क्या किया कि वायरस के उस DNA को हटा दिया जो बीमारी पैदा करता है और उसकी जगह अपना डोनर DNA भर दिया। इसका कोई उदाहरण है? लैम्डा फेज इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इनकी वहन क्षमता 10 से 20 kb तक होती है। इसमें 2 रणनीतियां देखने को मिलती हैं, इंसर्शन और रिप्लेसमेंट वेक्टर्स। ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इंसर्शन वेक्टर्स का सीधा सा मतलब है कि वायरस के DNA में एक जगह कट लगाया और अपना छोटा DNA उसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है। और रिप्लेसमेंट वेक्टर्स? जब डोनर DNA बड़ा होता है तब हम रिप्लेसमेंट वेक्टर्स का उपयोग करते हैं। इसमें हम वायरस के DNA के एक पूरे हिस्से को काटकर बाहर निकाल देते हैं, जिसे स्टफर फ्रैगमेंट कहते हैं। और फिर उस खाली जगह को हम अपने बड़े विदेशी DNA से रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी गाड़ी का वजन कम करने के लिए पिछली सीटें निकाल कर वहां एक बड़ा इंजन लगा देना। लेकिन अगर हमारा DNA 40 kb का हो तो क्या ये वायरल हेड भी छोटा पड़ जाएगा? हाँ, तब वो छोटा पड़ जाएगा। तब हम एक हाइब्रिड मॉडल की ओर बढ़ते हैं जिसे कॉस्मिड वेक्टर कहते हैं। कॉस्मिड वेक्टर, ये नाम कैसा है? कॉस्मिड नाम प्लाज्मिड के मिड और लैम्डा फेस के कॉस साइड से मिलकर बना है। यानी इसमें दोनों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं। जी हाँ, एक कॉस्मिड में प्लाज्मिड के सभी जरूरी गुण होते हैं, जैसे एक ORI, एक सिलेक्टेबल मार्कर और रिस्ट्रिक्शन साइट्स। और इसके साथ ही इसमें लैम्डा फेज की कॉस साइट्स भी मौजूद होती हैं। बिल्कुल। इन कॉस साइट्स का क्या काम है? ये कॉस साइट्स ना एक प्रकार के बायोलॉजिकल जिप टाई की तरह काम करती हैं। जब DNA बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे वायरस के कैप्सिड हेड के अंदर बेहद कसकर पैक करना होता है। तो कॉस साइट्स इसमें मदद करती हैं। हाँ, कॉस साइट्स इसी कुशल पैकेजिंग को संभव बनाती हैं। इस हाइब्रिड डिजाइन के कारण हम 35 से 45 kb तक के बड़े DNA खंडों को आसानी से सेल के अंदर डिलीवर कर पाते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन चलिए अब उन परियोजनाओं की बात करते हैं जो विज्ञान का इतिहास बदल रही हैं, जहां हमें पूरे के पूरे जीनोम को मैप करना होता है। हाँ, वे तो बहुत ही विशाल प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहाँ हम वेक्टर्स की दुनिया के हेवी लिफ्टर्स मतलब बैक और यैक का उपयोग करते हैं। जब हम विशाल DNA खंडों के साथ काम करते हैं तो छोटे वेक्टर्स से काम नहीं चलता। उदाहरण के लिए मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना तो विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। बिल्कुल। मानव DNA में 3 अरब बेस पेयर होते हैं। अगर हम 10 kb क्षमता वाले प्लाज्मिड्स का उपयोग करते तो हमें लाखों करोड़ों क्लोन बनाने पड़ते, जिसे संभालना असंभव हो जाता। और यहीं बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ने तस्वीर बदल दी। हाँ, बैक को ई कोलाई बैक्टीरिया के प्राकृतिक F प्लाज्मिड से विकसित किया गया है। इनकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 100 से 300 kb तक होती है। 100 से 300 kb? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। इतने बड़े आकार के कारण वैज्ञानिकों के लिए बड़ी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाना और जीनोम मैपिंग करना बहुत तेज और सुव्यवस्थित हो गया। यहाँ हम ईस्ट में आ गए हैं, जो कि हमारी तरह ही एक यूकैरियोटिक जीव है। यैक वेक्टर्स तकनीक का चरम है।
इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये यीस्ट कोशिका के अंदर एक वास्तविक क्रोमोसोम की तरह व्यवहार करें। तो इसके लिए क्या बदलाव किए गए हैं? इसके लिए इनमें 3 अत्यंत विशिष्ट यूकैरियोटिक घटक डाले जाते हैं। पहला है टेलू यानी टेलोमियर, जो गुणसूत्र के सिरों को टूटने से बचाता है और स्थिरता देता है। ठीक है, टेलोमियर सिरों के लिए। दूसरा है सेन यानी सेंट्रोमियर, जो यह सुनिश्चित करता है कि जब यीस्ट कोशिका विभाजित हो तो ये क्रोमोसोम भी दोनों नई कोशिकाओं में सही से बट जाए। और तीसरा है ARS यानी ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस, जो यीस्ट के लिए ORI का काम करता है। और इनकी वहन क्षमता कितनी होती है? यह सबसे विशाल है। याक एक मेगाबेस यानी 1000 KB तक के भारी भरकम DNA को संभाल सकते हैं। बाप रे, 1000 के भी। हाँ, जब हमें किसी भौतिक जीनोम मानचित्रण में पूरे क्रोमोसोम के विशाल हिस्सों का अध्ययन करना होता है तो याक ही एकमात्र विकल्प होते हैं। तो अगर हम अपनी इस यात्रा को आकार के अनुसार देखें, सबसे पहले आम प्लाज्मिड जो 1 से 10 केबी का होता है, फिर प्राकृतिक वायरस यानी फेज जो 10 से 20 केबी का है, जी, फिर हाइब्रिड कॉस्मिड 35 से 45 केबी, उसके बाद भारी बैक 100 से 300 केबी और सबसे विशाल याक जो 1000 केबी तक होता है। ये क्रम बिल्कुल सटीक है। ये हमें बताता है कि हमने अपनी जरूरत के हिसाब से उपकरणों का कैसे विस्तार किया है। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की उसमें वेक्टर्स का काम सिर्फ डीएनए को ले जाना और उसकी कॉपियां बनाना था। हाँ, अभी तक बात सिर्फ डिलीवरी और कॉपी करने की थी। तो क्या हम इन वेक्टर्स से कुछ और भी करवा सकते हैं? जैसे क्या वे उस डीएनए को पढ़कर कोई प्रोटीन बना सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। केवल जीन की कॉपियां बनाना हमेशा अंतिम लक्ष्य नहीं होता। कई बार हम चाहते हैं कि जो जीन हमने होस्ट सेल में भेजा है वो सक्रिय हो और प्रोटीन का उत्पादन करें, जिसे हम प्रोटीन एक्सप्रेशन कहते हैं। बिल्कुल। इसके लिए विशेष वेक्टर्स डिजाइन किए जाते हैं जिन्हें एक्सप्रेशन वेक्टर्स कहा जाता है। तो इन एक्सप्रेशन वेक्टर्स जैसे कि PET वेक्टर्स, इनमें ऐसा क्या अतिरिक्त होता है जो एक साधारण प्लास्मिड में नहीं होता? किसी भी डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए कोशिका के मशीनरी को स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता होती है। एक्सप्रेशन वेक्टर्स में एक बहुत ही मजबूत प्रमोटर होता है। प्रमोटर मतलब जहां से शुरुआत होती है? हाँ, प्रमोटर वो स्विच है जहां से एंजाइम यानी RNA पॉलीमरेज जुड़कर जीन को पढ़ना शुरू करता है। इसके साथ ही इनमें एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है जिसे RBS कहते हैं। ये RBS क्या करती है? ये सुनिश्चित करती है कि प्रोटीन का निर्माण बिल्कुल सही जगह से शुरू हो। अंत में एक टर्मिनेटर होता है जो मशीनरी को बताता है कि प्रोटीन पूरा हो गया है, अब रुक जाओ। यानी ये केवल एक डिलीवरी वैन नहीं है, बल्कि अंदर जाकर एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और एक और दिलचस्प श्रेणी है शटल वेक्टर्स। ये क्या काम करते हैं? शटल वेक्टर्स ऐसे वाहन हैं जो 2 अलग-अलग वातावरणों में काम कर सकते हैं। परिभाषा के अनुसार ये ऐसे वेक्टर हैं जो 2 अलग-अलग होस्ट प्रजातियों में प्रतिकृति करने में सक्षम होते हैं। इसका कोई आम उदाहरण? इसका सबसे आम उदाहरण है एक ऐसा वेक्टर जो बैक्टीरिया यानी ई कोलाई और यीस्ट दोनों में काम कर सके। लेकिन हमें 2 अलग-अलग होस्ट की जरूरत क्यों है? हम सारा काम बैक्टीरिया में ही क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे यीस्ट या मानव की मशीनरी में बहुत फर्क होता है। कैसा फर्क? डीएनए को काटना, जोड़ना और उसकी लाखों कॉपियां तेजी से बनाना बैक्टीरिया में बहुत आसान है। लेकिन जब हम कोई जटिल मानव प्रोटीन बना रहे होते हैं तो बैक्टीरिया उसे सही 3D आकार में फोल्ड नहीं कर पाता। अच्छा, तो प्रोटीन की फोल्डिंग की समस्या है। हाँ, इसके लिए हमें यीस्ट की यूकैरियोटिक मशीनरी चाहिए। शटल वेक्टर्स में ई कोलाई का ORI और यीस्ट का ORI दोनों होते हैं। तो दोनों होस्ट के लिए उनके पास अपना अपना इंजन होता है। बिल्कुल। साथ ही दोनों के लिए अलग-अलग सिलेक्टेबल मार्कर भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया के लिए AMPR और यीस्ट के लिए URA3। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का सारा भारी काम काटना जोड़ना बैक्टीरिया में करते हैं और फिर उसी शटल वेक्टर को निकालकर यीस्ट में डाल देते हैं ताकि वो सही प्रोटीन बना सके। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे ज्ञान को प्रयोगशाला की एक कार्य प्रणाली में पिरोएं तो ये कदम दर कदम कैसे काम करता है? इस पूरी क्लोनिंग वर्कफ्लो को हम 5 क्रमिक चरणों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला चरण क्या है? पहला चरण है विदेशी डीएनए का चयन। हम उस विशिष्ट जीन की पहचान करते हैं और उसे अलग करते हैं जिसे हमें क्लोन करना है। दूसरा चरण है इंसर्शन। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर और डोनर डीएनए दोनों को काटते हैं और उन्हें आपस में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और तीसरा चरण है ट्रांसफॉर्मेशन।
इस तैयार रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हम होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कराते हैं। चौथा चरण है रेप्लिकेशन। जैसे ही होस्ट सेल बढ़ती है और विभाजित होती है, हमारा वेक्टर उसके अंदर अपनी स्वतंत्र कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। और अंत में पांचवा चरण है जीन क्लोनिंग। अंततः हमारे पास उन होस्ट कोशिकाओं की एक बड़ी कॉलोनी होती है और हर एक कोशिका हमारे मनचाहे जीन की कॉपियों से भरी होती है। यह एक बेहद सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, लेकिन प्रयोगशाला से बाहर असली दुनिया में इसके अनुप्रयोग क्या है? इसके अनुप्रयोगों ने आधुनिक चिकित्सा और जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी है। सबसे बड़ा उदाहरण है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन उत्पादन। अच्छा, जैसे कि कौन सा प्रोटीन? आज मधुमेह के रोगियों के लिए जो इंसुलिन बाजार में उपलब्ध है, वो इन्हीं एक्सप्रेशन वेक्टर्स और बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है। पहले इसे जानवरों के पैनक्रियास से निकाला जाता था, जो न केवल महंगा था बल्कि लोगों में एलर्जी भी पैदा करता था। ये तो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन को बचा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण, जहां हम किसी भी जीव के संपूर्ण डीएनए को वेक्टर्स में सुरक्षित रख सकते हैं। और जीन थेरेपी में भी तो इसका उपयोग होता होगा? हाँ, जीन थेरेपी अनुसंधान पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी वेक्टर्स पर निर्भर है, जहां हम शरीर की कोशिकाओं में सही जीन डालकर बीमारियों को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और डीएनए सीक्वेंसिंग में? डीएनए अनुक्रमण में भी डीएनए को पढ़ने से पहले उसकी कॉपियां तैयार करने के लिए क्लोनिंग वेक्टर्स अपरिहार्य हैं। ये सफर सच में अद्भुत रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अभेद्य द्वारों से लेकर इंसुलिन की फैक्ट्रियों तक। जाने से पहले आइए इस चर्चा के मुख्य बिंदुओं का एक त्वरित रिवीजन कर लें। बिल्कुल। पहला, ORI, यह वेक्टर का इंजन है जो प्रतिकृति शुरू करता है और कॉपी संख्या तय करता है। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर, ये VIP पास है जो हमें उन रूपांतरित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं जिन्होंने हमारा वेक्टर ग्रहण किया है। जी। तीसरा, MCS, यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यह कार्गो बे है जहां विदेशी डीएनए जोड़ा जाता है। चौथा, बैक और YAC, ये वेक्टर्स की दुनिया के हेवी लिफ्टर्स हैं जो विशाल जीनोम मैपिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। और पांचवा, एक्सप्रेशन वेक्टर्स, ये सिर्फ डिलीवरी वैन नहीं बल्कि प्रोटीन उत्पादन करने वाली चलती फिरती मशीनें हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमने अरबों सालों के विकास के बाद बनी प्राकृतिक प्रणालियों को समझना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना सीख लिया है। बिल्कुल सही। जो बैक्टीरियोफेज कभी सिर्फ संक्रमण फैलाते थे, आज वे हमारे लिए जीवन रक्षक दवाएं ढो रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। कैसा प्रश्न? आज हम प्राकृतिक वायरसों और प्लाज्मिड्स पर निर्भर हैं, लेकिन क्या भविष्य में हम ऐसी पूरी तरह से सिंथेटिक वेक्टर्स या नैनो मशीनें बना पाएंगे जो इतने सटीक हों कि वह मानव शरीर में प्रवेश करें, लाखों कोशिकाओं में से सिर्फ उस एक बीमार कोशिका को खोजें जिसमें जेनेटिक खराबी है, और सेल्यूलर स्तर पर ही उस डीएनए को एडिट करके बीमारी को हमेशा के लिए मिटा दें? ये तो विज्ञान कथा जैसा लगता है। जीन थेरेपी का असली भविष्य इन्हीं डिलीवरी वाहनों के विकास पर निर्भर है। ये खोज का एक ऐसा अनथीन सफर है जिसकी हमने अभी बस शुरुआत ही की है। क्या अद्भुत विचार है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।